का टॉपिक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को सेव कर लें, लाइक कर लें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर लें। अब हम आते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ। भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अगर डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन से पहले हम इसके नाम पर आते हैं। दिस वर्ड, द वर्ड प्लाज्मा, ये जो लफ्ज है प्लाज्मा का, इसका मतलब होता है, प्लाज्मा को सिंपल अल्फाज में सॉल्यूशंस बोलते हैं। सॉल्यूशंस के इर्द गिर्द मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सॉल्यूशन के इर्द गिर्द मेम्ब्रेन जो है इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। अब ये सॉल्यूशन का क्या मतलब है यहां पे? जनाबे आली, जब भी सेल में बात होगी सॉल्यूशन की तो वहां पर बात होगी सेल के अंदर मौजूद साइटोप्लाज्म की। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म के इर्द गिर्द एक लेयर मौजूद है मेम्ब्रेन की। दिस इज कॉल्ड एज सॉल्यूशन मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो हम यहां पे लिख सकते हैं इट इज द आउटर लेयर ऑफ प्रोटोप्लाज्म। अब जब मैंने आउटर लेयर लिखा ना, यहीं पर ही बच्चे खफा हो जाएंगे कि नहीं आउटर लेयर कैसे हो सकता है भाई, ये तो सेल वॉल भी होती है प्लांट में। तो बच्चों को तो मजा आता है टीचर को गलत साबित करने में। लेकिन यहां पर एक चीज मैंने लिखी है आउटर लेयर, आउटर मोस्ट नहीं लिखी। सेल वॉल प्लांट में आउटर मोस्ट लेयर है। आउटर लेयर का मतलब कि प्रोटोप्लाज्म के बाहर एक लेयर है, इट इज कॉल्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, और एक और पॉइंट, ये वो जगह है जहां से सेल का लिविंग हिस्सा स्टार्ट होना शुरू हो जाता है, सेल का डायनामिक हिस्सा स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। तो यहां से आप कह सकते हैं कि इट इज द बिगिनिंग ऑफ प्रोटोप्लास्ट। यहां से प्रोटोप्लास्ट शुरू हो जाता है। सही है। अब एनिमल में आउटर मोस्ट लेयर है, एनिमल में सेल वॉल नहीं होती तो यही आउटर मोस्ट है, इसलिए एनिमल सेल एक फ्लेक्सिबल सेल है। प्लांट सेल में फ्लेक्सिबिलिटी है लेकिन लेस कंपेयर टू एनिमल्स, रीजन प्लांट में सेल वॉल है। ठीक है, तो इसके अब कुछ नाम हैं, बाकी नामों को देखते हैं। इसको हम प्लाज्मा लेम्मा भी बोलते हैं। लेम्मा या लेमेला वर्ड भी मेम्ब्रेन के लिए यूज होता है। जहां पर लेमेला आ जाए, जहां पर लेम्मा आ जाए तो इसका मतलब भी मेम्ब्रेन ही होता है। लेम्मा और लेमेला दोनों का मतलब मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, जो कि बहुत कॉमनली यूज, आप कह लें बाजारी वर्ड है इसका, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, मार्केट का जो इसमें लफ्ज, मार्केट में जो लफ्ज चलता है ना वो सेल मेम्ब्रेन चलता है। सेल के इर्द गिर्द मेम्ब्रेन तो सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा के इर्द गिर्द मेम्ब्रेन, सोल्यूशन के इर्द गिर्द मेम्ब्रेन तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक और चीज इसके लिए वर्ड यूज होता है एक्टोप्लास्ट। एक्टोप्लास्ट, एक्टो का मतलब होता है आउटसाइड एंड प्लास्ट मींस मेम्ब्रेन। प्लास्ट मीन मेम्ब्रेन, एक्टो मीन्स आउटसाइड। तो सेल के बाहर मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म के बाहर मेम्ब्रेन है, कॉल्ड एज एक्टोप्लास्ट, कॉल्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, कुछ डायनामिक्स की बात कर लेते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अगर आप थिकनेस की बात करें, थिकनेस कितनी है इसकी, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अगर आप उसकी थिकनेस की बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अराउंड 7 नैनोमीटर थिक। 7 नैनोमीटर इसकी थिकनेस है। अगर आप इसका डायमीटर की बात करें, अब डायमीटर कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने कितना 3 डायमेंशनल एरिया डायमीटर में अगर हम उसको देखें तो उसने कवर किया हुआ है। द डायमीटर ऑफ दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अराउंड 0.8 नैनोमीटर। तो डायमीटर इसका 0.8 नैनोमीटर है, ये इसका डायमीटर हो गया और ये इसकी थिकनेस हो गई 7 नैनोमीटर, ये थिक है। दो चीजें आती हैं, आप देखिए इसमें कुछ हेडिंग्स में हम इसको कवर अप करेंगे। सॉरी, नंबर 1 कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, फंक्शंस, दोनों में फर्क है। अगर आपने मेरी कंपोजिशन और स्ट्रक्चर में फर्क वाली टिकटॉक पे वीडियो नहीं देखी तो इस अकाउंट में टिकटॉक का लिंक मेंशन है, वहां पर जाकर देख लें, फर्क पता चल जाए कंपोजिशन और स्ट्रक्चर में क्या फर्क है। कंपोजिशन कहते हैं कि ये चीज किन चीजों से बनी है। कंपोजिशन का मतलब है कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन किन किन पार्टिकल से मिलकर बना है। स्ट्रक्चर कहते हैं कि ये चीजें कैसे अरेंज हैं, ये चीजें अरेंज किस तरह हुई हुई, इसको अब हम स्ट्रक्चर बोलेंगे। कंपोजिशन बना किन किन चीजों का है। ठीक है, अब आपके लिए इसको समझना आसान होगा। पहली बात, कंपोजिशन की बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो मेन कंपोनेंट्स हैं, मेन कंपोनेंट्स उसमें हैं लिपिड्स एंड
प्रोटीन्स, और बहुत थोड़े अमाउंट में, आटे में नमक जैसे डालते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अब यहां पर जो है थोड़ी कंफ्यूजन क्रिएट होती है जब मैं इनकी परसेंटेज कंपोजिशन लिखूंगा, वहां पर बच्चों की वो जो है बहुत ज्यादा वो क्वेश्चनिंग वहां से अराइज होती है। लिपिड्स आर 22, लेट्स से 40% lipids and proteins are 60% to 80%। यहां पर बच्चे कहते हैं कि हमने इस्तेमाल नहीं किया, कार्बोहाइड्रेट की परसेंटेज क्यों नहीं लिखी सर आपने? कार्बोहाइड्रेट को भी तो परसेंटेज में लिखते हैं ना। तो शहजादे मेरे, कार्बोहाइड्रेट्स अटैच फॉर्म में होते हैं। मोस्टली बुक्स में आपको कार्बोहाइड्रेट्स की परसेंटेज इसलिए लिखी हुई नहीं मिलती कि जो मेन कंपोनेंट्स हैं वो तो ये कवर अप कर लेते हैं 99%, लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये भी अटैच ही होंगे, या तो किसी प्रोटीन के साथ अटैच होंगे या तो किसी लिपिड के साथ अटैच होंगे। एज सच कोई वेट इंप्रेशन नहीं डालते, जिसकी वजह से इनका परसेंटेज जब लिखती है ज्यादातर किताबों में तो उनको निगलेक्ट कर दिया जाता है, बहुत मिनिमल इनकी परसेंटेज होती है। स्ट्रक्चर की बात करें और एक आपके लिए होमवर्क, अगर फिर भी आपको शौक है तो कार्बोहाइड्रेट की परसेंटेज आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, आप भी लिख लें, ठीक है। आपका आंसर देखूंगा, जो बेस्ट आंसर होगा उसको मैं पिन कर दूंगा कि कार्बोहाइड्रेट की परसेंटेज कितनी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। स्ट्रक्चर की बात करें तो भाई इसको स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए बहुत सारे मॉडल्स आए जी। इनमें एक सैंडविच मॉडल है, उनमें एक कह सकते हैं प्रोटीन बायलेयर मॉडल है, सही है। सैंडविच मॉडल है एक, इनमें प्रोटीन बायलेयर मॉडल है जिसको यूनिट मेम्ब्रेन भी कहते हैं, सही है। इनमें एक और मॉडल है, अब देख लें इनमें कितने मॉडल हैं, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब इन मॉडल्स पे, इन तीनों पे अपने आप में एक वीडियो बन सकती है, लेकिन हम इस पर एक अलग से एक वीडियो बनाऊंगा मैं, क्योंकि इनमें डिटेल अगर आप एक वीडियो में करें तो वो इतना ज्यादा खिचड़ी बन जाएगी कि जो हमारा मेन टॉपिक है हम उससे हट जाएंगे। तो यहां पर जो मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, हम उसको देखेंगे और आप ये नॉलेज जितना आपको मिला है आप इसको कंज्यूम करें। मैं जाता हूं अगले फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को एक्सप्लेन करने। तो भाई अभी हम आते हैं द मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल, द मोस्ट एक्सेप्टेबल, जो कि बेस्ट डिस्क्राइब करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को। जो बाकी दो मॉडल पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इनमें ये खुद में अपने आप में ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, तो यहां पर उसको खिचड़ी नहीं बनाते। भाई फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहती है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ सी ऑफ लिपिड। सिंपल अल्फाज में कहती है इट इज अ सी ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स मॉलिक्यूल फ्लोट इन इट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक समुद्र की तरह है, लिपिड्स का समुद्र है, बीच में पत्थरों की तरह, आइसबर्ग जैसे नहीं होता समुद्र में, टाइटैनिक मूवी देखी है ना कि वो आइसबर्ग के साथ तैर रहा होता है, उसका जाके कश्ती टकरा जाती है, तो ये आइसबर्ग की तरह बीच में तैर रहे हैं। अब मोज़ेक क्यों कहते हैं बेटा? मोज़ेक पैटर्न ये होता है कि जैसे मिसाल के तौर पे ये एक कपड़ा है, इस कपड़े का सारा रंग व्हाइट है, फुल इसमें सी जो है आप कह लें सफेदी का ये समुंदर है, सफेद धागों का एक समुंदर सा है, और बीच में काले काले ये वाले डॉट्स जो हैं ये बीच में तैर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड अ मोज़ेक पैटर्न, और ये रैंडमली मैंने बनाए हैं, किसी पैटर्न के तहत नहीं बनाए। तो जब रैंडमली कोई स्पॉट्स, कोई धाग, कोई धब्बे लग जाएं एक प्लेन कलर के ऊपर, दिस इज कॉल्ड एज अ मोज़ेक पैटर्न। तो फ्लूइड मोज़ेक का मतलब, मोज़ेक तो अब आपको समझ आ गया, मोज़ेक। फ्लूइड कहते हैं किसको कहते हैं? फ्लूइड से तो हम जब भी सुनते हैं तो हमारे जहन में आता है लिक्विड, ठीक है। फ्लूइड से तो हमारे जहन में लिक्विड आता है। भाई फ्लूइड कहते हैं ऐसा पार्टिकल जो फ्लो कर सकता हो। यहां पर फ्लूइड से मुराद प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मूवमेंट है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन मूव करती है, दीज लिपिड्स आर मूविंग, दे आर इन मोशन, ठीक है। ये मूव करते हैं, मूव कर सकते हैं, दैट्स वाई हम यहां पे लिखते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। हमने यहां पर फ्लूइड से रेफर किया लिपिड को, हमने फ्लूइड से किसको रेफर किया? अब देख लें, गौर से देख लें, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। फ्लूइड से यहां पे हमने रेफर किया लिपिड को,
ठीक है। और मोजेक से हम रेफर कर रहे हैं प्रोटीन की अरेंजमेंट, ठीक है। तो फ्लूइड हमारा हो गया लिपिड, ये रेड से लिपिड है, तो फ्लूइड हमारा ये लिपिड हो गया, कलर मैंने दे दिए। और मोजेक शो करता है प्रोटीन की अरेंजमेंट को, तो फ्लूइड मोजेक मॉडल, यानी लिपिड फ्लो कर रहे हैं और बीच में रैंडमली प्रोटीन जगह जगह पे अटैच है। यहीं से ही, इस नाम से ही आपको पूरा स्ट्रक्चर याद हो गया, ठीक है। अब बीच में लिपिड कैसे हैं, प्रोटीन कैसे हैं, कौन सा लिपिड है, ये हम आगे चलते हैं। आते हैं लिपिड्स कैसे हैं, प्रोटीन कैसे हैं, लिपिड्स कैसे अरेंज हैं और कौन सा लिपिड है। लिपिड जो इसमें इस्तेमाल होता है वो फॉस्फोलिपिड होता है, फॉस्फोलिपिड। नॉर्मल लिपिड और फॉस्फोलिपिड में फर्क यह है कि फॉस्फोलिपिड में एक फॉस्फेट पार्ट भी होता है। नॉर्मल लिपिड ये आप देख सकते हैं, ये 3 अल्कोहल ग्रुप वाला एक कंपाउंड है, इसको ग्लिसरॉल बोलते हैं। जब एक ग्लिसरॉल, जब 3 कंसेक्टिव 3 कार्बन एटम्स हो और तीनों पे एक अल्कोहल ग्रुप अटैच हो, ठीक है, तो ये इसको ग्लिसरॉल बोलते हैं। ग्लिसरॉल के साथ 2 फैटी एसिड और एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ता है, एक फॉस्फोरिक एसिड जुड़ता है, तो इसके नतीजे में हमारे पास कुछ चीजें बनेंगी। अब आप जरा इसको गौर से देख लें, यहां से एक वाटर निकलेगा तो ये बन जाएगा CH2O C डबल बॉन्ड OR, एक यहां से दूसरा वाटर निकलेगा तो ये बन जाएगा CH2CHO C डबल बॉन्ड OR, यहां से एक और वाटर निकलेगा तो ये बनेगा CH2O फॉस्फेट, ठीक है। और 3 वाटर इसमें से निकलेंगे। अब आप देखें इसमें से हेड कौन सा, अब देखें यहां पर ये जो R है, R के अंदर लंबी कार्बन की चेन होती है, ये ऐसे होंगे C C C C, इधर भी होगा C C C C C। तो अगर गौर से देखें ये जो है यहां पर बहुत सारी लंबी कार्बन की चेन होगी, तो ये टेल बन जाएगा और ये बाकी का सारे का सारा ये हेड बन जाएगा। तो इसको हमने डिटेल की जगह हमने इसको ऐसे ड्रा करते हैं, यहां पर एक फॉस्फेट और कार्बन और ऑक्सीजन और ये वाला जो पार्ट है वो यहां पर है, ठीक है। कार्बोनिल कार्बन और ऑक्सीजन ये सारे यहां पर है, जो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन टेल है वो यहां पर है। अब इसमें एक फर्क है, बहुत सारी बुक में आपको तो ये ऐसे, मैंने तो एक सिमेट्रिकल बनाया है, लेकिन बुक्स में आपको ये ऐसे बना हुआ नजर आएगा, एक पांव आपको उसका ऐसे टेढ़ा नजर आएगा। तो भाई जो अनसैचुरेटेड अगर होगा, अगर इस कार्बन चेन में कहीं पे डबल बॉन्ड है या कहीं पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो वहां पर अनसैचुरेशन की वजह से स्ट्रक्चर में बेंड आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो बेंड वाला है ये अनसैचुरेटेड कार्बन है, इसके अंदर सैचुरेटेड वाले का बिल्कुल स्ट्रेट होगा। और यहीं से ही आपको पता चल जाएगा। अब मैं आपको बताता हूं डिटेल से, पहले आप देख लें फॉस्फोलिपिड अटैच कैसे होते हैं। अब जो हेड रीजन है जहां पर फॉस्फेट है, इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोफिलिक। एक पोलर रीजन इसके पास मौजूद है, पोलर मॉलिक्यूल इसके पास ज्यादा हैं, ठीक है। तो ये क्या कर सकता है, ये पोलर लिविंग है, पोलर लविंग है, ये हाइड्रोफिलिक है, वाटर या पोलर मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बनाना, अट्रैक्ट करना उन्हें अपनी तरफ, ये इसको बड़े बखूबी आता है। जो नीचे ये कार्बन सैचुरेटेड कार्बन टेल है या अनसैचुरेटेड कार्बन की लंबी टेल है, यहां पर पोलर मॉलिक्यूल्स की, पोलर रीजन्स की थोड़ी कमी है, बल्कि बहुत कमी है। तो ये जो है इसे वाटर नहीं पसंद, ये मेरी तरह है, इसको पानी नहीं पसंद, इसको लोग नहीं पसंद, ये धक्का देता है जो भी इसके पास आता है, अकेले रहना चाहता है। तो हम इसको बोलते हैं इट इज हाइड्रोफोबिक। ये वाटर रिपेलिंग है, चूंकि ये नॉन पोलर है तो ये पोलर को, वाटर को रिपेल करेगा, पोलर मॉलिक्यूल्स को दूर फेंकेगा अपने से। दैट्स वाई वी कॉल इट हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक पोलर है, अट्रैक्ट कर सकता है पोलर को, वाटर को अट्रैक्ट कर सकता है, दैट्स वाई वी कॉल इट हाइड्रोफिलिक। अब ऐसा लिपिड, ऐसा पर्टिकुलरली लिपिड की बात करते हैं, लिपिड के केस में ऐसा लिपिड जो कि दोनों एंड्स रखता हो, उसके पास पोलर एंड भी हो, नॉन पोलर एंड भी हो, ऐसे लिपिड के लिए खसूसन ये लफ्ज इस्तेमाल होता है। आप देख लें एम्फीपैथिक लिपिड ऐसा लिपिड होता है जो इसके अंदर दोनों होते हैं, पोलर रीजन भी होता है और नॉन पोलर रीजन भी होता है। अब इनकी अरेंजमेंट कैसे होती है, तो भाई फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जिन्होंने प्रेजेंट किया उनका नाम था सिंगर एंड निकोलसन, ठीक है। इसके मॉडल्स के ऊपर डिटेल में वीडियो बनाएंगे, उसमें आप देख लेंगे।
इनका मानना था कि लिपिड जो है सी ऑफ लिपिड्स कैसे है, बाय लेयर की शक्ल में है। कौन सी लेयर की शक्ल में है, बाय लेयर की शक्ल में। अब स्ट्रक्चर पे आ जाए, ये आप देख सकते हैं बाय लेयर है। एक लिपिड की लेयर ये ऊपर जा रही है, ये ऊपर है, एक लिपिड की लेयर नीचे है, इट इज कॉल्ड एज अ बाय लेयर। दो लेयर्स हैं, दो लेयर्स हैं लिपिड्स की, बाय लेयर है। इस बाय लेयर के अगर आप अरेंजमेंट देखें तो जो हेड का रीजन है वो ऊपर की तरफ है और जो टेल्स हैं ये अंदर की तरफ है। रीजन क्वेश्चन मार्क लगा लेते हैं यहां पे, वीडियो के आखिर में बताऊंगा। हाइड्रोफोबिक जो एंड है ये अंदर की तरफ है, हेड्स जो हैं ये ऊपर की तरफ है और इस तरह चलता रहता है। सो इट इज the sea of lipids is in the form of bilayer in which the hydrophilic heads are towards the outside and hydrophobic tails are towards the inside। ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तब तक नहीं मिटेगा जब तक आपको समझ नहीं आएगी। अब इसके अंदर प्रोटीन्स, मोज़ेक की बात करें, प्रोटीन्स कैसे अरेंज है? प्रोटीन्स आर रैंडमली अरेंज है। कुछ प्रोटीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर कोने में अरेंज हैं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अंदर नहीं जा रहे, उसको बाहर से ही चिपके हुए हैं उसके साथ, आउटसाइड भी इनसाइड भी बाहर से चिपके हुए हैं, ये वाले। ऐसे प्रोटीन के लिए वर्ड यूज होता है, ये वाले प्रोटीन जो कि बाहर हैं, ऐसे प्रोटीन के लिए एक बहुत ही जबरदस्त लफ्ज इस्तेमाल होता है, दीज आर कॉल्ड एज पेरिफेरल। पेरिफेरल क्यों? पेरिफेरी बोलते हैं सेल की साइडों को। सेल जब साइडों की, ये मेन हिस्सा है, ये पेरिफेरल है साइडों पर, तो साइडों पर ये अरेंज है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज पेरिफेरल प्रोटीन, या इट इज आल्सो कॉल्ड एज एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। इसको एक्सट्रिंसिक भी बोलते हैं। एक्सट्रिंसिक मतलब बाहर है, आउटसाइड है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को टच नहीं कर रहा, उसकी इंटेग्रिटी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा, बाहर ही बस दूर से खड़ो के ताड़ है उसे। सो इट इज कॉल्ड एज पेरिफेरल प्रोटीन या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। अगले प्रोटीन आते हैं जिनको हम इंटेग्रल प्रोटीन्स बोलते हैं। इंटेग्रल प्रोटीन्स, इंटेग्रल प्रोटीन क्या करते हैं शहजादे? इंटेग्रल प्रोटीन जो है ये इंटेग्रिटी को डैमेज करते हैं, डैमेज तो नहीं करते, ये इंटेग्रिटी को चैलेंज करते हैं। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इंटेग्रिटी में चले जाते हैं, उसके इंटरनल, उसके अंदर घुस जाते हैं, देखो अंदर गया हुआ है, लिपिड बायलेयर के बीच में चले जाते हैं। दीज आर कॉल्ड एज इंटेग्रल प्रोटीन। अब इंटेग्रल प्रोटीन दो तरह के हैं। बाज इंटेग्रल प्रोटीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पूरा पेनिट्रेट नहीं कर रहे, जैसे पूरा पेनिट्रेट नहीं कर रहे, ये अंदर जा रहे, पूरा उसको पेनिट्रेट नहीं कर रहे। बाज इंटेग्रल प्रोटीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पूरा पेनिट्रेट करते हैं। तो वो इंटेग्रल प्रोटीन्स, अब गौर से सुने, वो इंटेग्रल प्रोटीन्स जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कंप्लीटली पेनिट्रेट करते हैं, अब देखो उन्होंने कंप्लीटली पेनिट्रेट किया हुआ है, दीज आर कॉल्ड एज ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन वो प्रोटीन है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, उनकी इंटेग्रिटी को कंप्लीट चैलेंज करता है, पूरा एक एंड से लेकर दूसरे एंड तक दोनों बायलेयर को क्रॉस करता है। इट इज कॉल्ड एज ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। ये हो गया। अब यहां पर आते हैं, लिपिड्स के स्ट्रक्चर पे फिर से आते हैं, ठीक है। लिपिड्स जो हैं, ये लिपिड्स अगर अनसैचुरेटेड होंगे, अगर क्या होंगे, अगर जो हाइड्रोकार्बन टेल है, हाइड्रोफोबिक टेल है, अगर इसमें अनसैचुरेटेड कार्बन ज्यादा होंगे तो मोशन ज्यादा हो जाएगा, फ्लूइडिटी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है, विस्कोसिटी कम हो जाएगी, इंटेग्रिटी कम हो जाएगी, सारे टेढ़े मेढ़े बनेंगे। जब ये टेढ़े मेढ़े बनेंगे तो जो इनकी अरेंजमेंट है इसमें गैप आना शुरू हो जाएगा। जब इसमें गैप आना शुरू हो जाएगा तो हम कहेंगे द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज लेस विस्कस, इट इज नाउ मोर लिक्विड। इसकी लिक्विडिटी में इजाफा हो जाएगा, इसकी फ्लूइडिटी में इजाफा हो जाएगा। लेकिन अगर इसमें, अब इसको लिख लेते हैं, अगर इसके अंदर अनसैचुरेटेड कार्बन ज्यादा होंगे तो क्या चीज इंक्रीज होगी? फ्लूइडिटी जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इंक्रीज हो जाएगी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में गैप आना शुरू हो जाएगी क्योंकि अब उसकी टेल्स टेढ़ी मेढ़ी बन रही है, तो वो जब टेढ़ी मेढ़ी बनेंगी तो अरेंजमेंट में गैप आना शुरू हो जाएगा। जब गैप आएगा तो इसकी विस्कोसिटी कम हो जाएगी, इसकी फ्लूइडिटी बढ़ जाएगी। लेकिन जब सैचुरेटेड कार्बन आ जाएंगे, सैचुरेटेड कार्बन आएंगे इस टेल में, तो यहां पर फ्लूइडिटी कम हो जाएगी, यहां पर विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन विस्कस हो जाएगी, थिक हो जाएगी, क्योंकि अब सारे के सारे लाइन में जुड़े रहेंगे, इनमें गैप कम होगा, इनकी मूवमेंट, जब गैप कम तो मूवमेंट कम, जब मूवमेंट कम तो विस्कोसिटी बढ़ जाएगी, थिकनेस बढ़ जाएगी, और
क्या कहते हैं, फ्लूइडिटी कम हो जाएगी। इसमें ये कोलेस्ट्रॉल, आपको ये बीच में स्प्रिंग भी नजर आ रहे हैं, इस स्प्रिंग को, ये कोलेस्ट्रॉल का मॉलिक्यूल है। दिस इज कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल का काम होता है इसकी इंटेग्रिटी को बचा के रखना। अगर अनसैचुरेटेड कार्बन ज्यादा आ गए हैं तो इसकी विस्कोसिटी कम हो जाएगी, इतनी कम हो जाएगी कि सेलुलर कंटेंट बीच में से निकलना शुरू हो जाएंगे। तो इसको बचाने के लिए बीच में कोलेस्ट्रॉल मौजूद होता है, जो कि इस बात को मेक श्योर करता है कि फ्लूइडिटी भी बराबर रहे और इंटेग्रिटी भी खराब ना हो। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी अपनी जगह पर जो उसका काम है वो करता रहे, जो उसका कवरिंग है वो कवरिंग ठीक रहे, हाँ फ्लूइडिटी भी बीच में बराबर है। इस काम को पूरा करने का कोलेस्ट्रॉल बीच में ऐड हो जाते हैं कीलों की तरह, जो कि पकड़ के रखता है, इसकी इंटेग्रिटी को बचा के रखते हैं। ये भी हो गया। अब हम आते हैं, ये जो दो आपको एंटीना से नजर आ रहे हैं, मैंने कहा था ना कार्बोहाइड्रेट्स भी कुछ अमाउंट में होते हैं और वो अटैच फॉर्म में होते हैं। कैसे होते हैं आप देख लें, ये एंटीना लिपिड मॉलिक्यूल के साथ जुड़ा हुआ है और ये वाला एंटीना प्रोटीन के साथ जुड़ा हुआ है। तो ऐसा एंटीना, इस एंटीने को हम लोग, ये कार्बोहाइड्रेट का बना होता है, तो ऐसा कार्बोहाइड्रेट का एंटीना जो कि लिपिड के साथ जुड़ा हुआ है, दिस इज कॉल्ड एज ग्लाइकोलिपिड। ये ग्लाइको मतलब ग्लूकोज, लिपिड मतलब लिपिड के साथ जुड़ा होता है। ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो कि लिपिड के साथ जुड़ा हुआ है इसको ग्लाइकोलिपिड बोलते हैं। ऐसा प्रोटीन, ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो कि प्रोटीन के साथ जुड़ा हुआ है, इसको हम लोग ग्लाइको प्रोटीन बोलते हैं। इनकी शक्ल एंटीना की तरह क्यों बनी हुई है? क्योंकि इनका काम ही एंटीने वाला। एंटीने का क्या काम होता है? सिग्नलिंग कैप्चर करना, सिग्नल करना, सिग्नल्स को पकड़ना। ठीक है, इनका काम भी यही है। अब कार्बोहाइड्रेट्स के कितने यूनिट्स है भाई? समटाइम्स 15 बास बुक में लिखा हुआ है, कई जगह पे मैंने एक जगह पे 20 यूनिट्स पढ़े थे कि ये इतने यूनिट्स कार्बोहाइड्रेट के जुड़ते हैं तो एक ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन बनाने के वो काबिल होते हैं। ये सारा हो गया। एक सवाल मैंने छुआ था यहां पर कि हाइड्रोफोबिक जो है ये अंदर क्यों है, हाइड्रोफिलिक बाहर क्यों है? भाई साइटोप्लाज्म इज एन एक्वस सॉल्यूशन। साइटोप्लाज्म के अंदर भी वाटर है, जो बाहर फ्लूइड है, सेल के बाहर फ्लूइड है, उसमें भी वाटर है। तो अगर आप इनको हाइड्रोफिलिक को अंदर रख लेंगे, हाइड्रोफिलिक को यहां पे हाइड्रोफिलिक रख लेंगे, बाहर की तरफ हाइड्रोफिलिक होंगे। जब हाइड्रोफिलिक बाहर की तरफ होंगे तो ये पोलर मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करेंगे, जिससे ये जो सेलुलर इंटेग्रिटी है ये अपनी जगह पे बरकरार रहेगी। ठीक है, ये एक दूसरे को ये बरकरार रहेगी और वाटर मॉलिक्यूल्स की तरफ आएंगे तो सेल का जो स्ट्रक्चर है या जो ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है इसके साथ जो इंगेजमेंट है ये बराबर रहेगी। लेकिन अगर आप इसको उल्टा कर दें, आप अगर ये उल्टा होता, ये टेल्स बाहर की तरफ होती और हेड अंदर की तरफ होता, उल्टा कर दिया आपकी, मान ली ये रिपेलिंग है, ये वाटर को अंदर और बाहर दोनों तरफ से रिपेल करता। जब ये रिपेल करता तो सेलुलर इंटेग्रिटी बराबर ना रहती, साइटोप्लाज्म को रिपेल कर देता, अंदर जो लेयर है इसको मेंटेन ना रखता बल्कि इसको धक्का देता, फेंकता, दूर करता अपने से। जब ये अंदर और बाहर फ्लूइड को दूर करता, जो सेलुलर इंटेग्रिटी है ये ख़राब हो जाती। ठीक है ना, सेल का लाइफ गुजारना, सेल की मौजूदगी और सेल का लाइफ टाइम और सेल की आप कह सकते हैं इंटेग्रिटी, सही लफ्ज़ है, ये जो है ये मेंटेन ना रख पाते, क्योंकि वाटर को अब जिसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसको रिपेल कर देता, पुश ऑफ कर देता। ठीक है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि ये अंदर की तरफ हों और हाइड्रोफिलिक एंड्स बाहर की तरफ हों। ये पूरा का पूरा आपको क्लियर हो गया। अब हम आते हैं इसके फंक्शंस की तरफ। इसका फंक्शंस अपने आप में एक अलग ही सवाल है। ठीक है ना, अपने आप में एक लॉन्ग क्वेश्चन है इसका फंक्शन बहुत सारे हैं। लिपिड्स के फंक्शन होंगे, कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, प्रोटीन से होंगे। प्रोटीन से शुरू करते हैं। सबसे ज़्यादा कौन सा है? प्रोटीन है। प्रोटीन से शुरू करते हैं। प्रोटीन का पहला फंक्शन प्रोटीन का, भाई प्रोटीन जो ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है, दे एक्ट एज चैनल्स एंड पंप्स। चैनल्स और पंप्स के काम आता है। मतलब बाहर एक मॉलिक्यूल है, अंदर आना चाहता है सेल के, तो ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन एक दरवाज़ा बना हुआ है, इसको आने दे देगा। आ रहा है लेकिन यहाँ पर कोई किराया नहीं लग रहा, कोई इससे टैक्स नहीं ले रहा, कोई इससे एनर्जी नहीं मांग रहा। तो ये जो बग़ैर टैक्स के चोर दरवाजे से आ गया है, तो चोर दरवाजे, CHOR चोर, CH चैनल। तो चैनल्स में कोई ATP का इस्तेमाल नहीं होता। चैनल एक चोर दरवाज़ा है, यहाँ पर कोई ATP का यूज़ नहीं होता। वेयर एज पंप्स की बात करें तो पंप्स जो हैं, जब एक मॉलिक्यूल बाहर से अंदर थ्रू अ पंप आता है तो यहाँ पर ATP का इस्तेमाल होता है। तो दे एक्ट एज चैनल्स एंड दे एक्ट एज पंप्स। नंबर 2 चीज़
जो है वो ये है कि प्रोटीन एक्ट एज एंजाइम्स। बहुत सारे प्रोटीन जो कि यहाँ पे लगे होते हैं ये एंजाइम्स के तौर पे भी काम करते हैं। बहुत सारों का काम एटीपी बनाना भी होता है। बहुत सारे एंजाइम जो यहाँ पर ये पेरिफेरल प्रोटीन जो अंदर की तरफ लगे हुए हैं ना, ये इनके अंदर एक्टिव साइट इनका नीचे की तरफ होता है, ये रिएक्शंस बहुत सारे करते हैं। यहाँ पर आके बहुत सारे रिएक्शंस भी हो सकते हैं। तो ये दे एक्ट एज अ समटाइम्स सम पेरिफेरल प्रोटीन आल्सो एक्ट एज एंजाइम्स, या सम इंटेग्रल प्रोटीन, सम ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन एक्ट एज एंजाइम्स एज वेल। नंबर 3, दे एक्ट एज हार्मोन ट्रैकिंग या हार्मोन ट्रांसडक्शन। जो हार्मोन्स आते हैं हमारी बॉडी में, एनिमल्स की बॉडी में बहुत सारे केमिकल्स रिलीज होते हैं। उन केमिकल्स के रिलीज होने की वजह से हमारे अंदर बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, उनको हार्मोन्स बोलते हैं। उन हार्मोन्स को भी एक्सेप्ट करने के लिए बहुत सारे प्रोटीन्स बाहर साइटोप्लाज्म में लगे होते हैं, और ये इसको हम सेल आईडी सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है ना। अगली चीज़ जो है नंबर 4 है, वो है सेल आईडी। सेल आईडी का मतलब है कि बहुत सारे प्रोटीन्स की मदद से एक सेल दूसरे सेल को पहचानता है, और जब एक दूसरे को पहचानता है तो उनमें जॉइनिंग भी होती है। ये जब दो सेल आपस में जुड़ते हैं इनको जंक्शन बोलते हैं। जब इनमें जंक्शन बनता है तो दो प्रोटीन्स बास टाइम आपस में जुड़ते हैं तो एक सेल बनता है। बास जगहों पर ऐसा जंक्शन भी होता है। ठीक है। और किस सेल ने किस सेल के साथ जुड़ना है ये भी यहाँ पर जो प्रोटीन्स हैं, बहुत सारे प्रोटीन्स ये भी डिसाइड करते हैं। एक और चीज़ को हम बोलते हैं एंटीजन। रेड ब्लड सेल के ऊपर जो एंटीजन होता है वो भी उसकी मेम्ब्रेन के ऊपर लगे हुए प्रोटीन्स होते हैं जो कि बतौर एंटीजन काम करते हैं और बताते हैं कि ये हमारी बॉडी का सेल है या ये बाहर का सेल है। ये भी हो गया। लिपिड्स की बात करें, लिपिड्स जो हैं ये बनाते हैं हमारे मेम्ब्रेन को सेमी परमिएबल। अब सेमी परमिएबल बाकी चीज़ें क्या हैं भाई, कुछ चीज़ें अपने पास लिख लें। मैं आपको यहाँ पे लिख लेता हूँ। एक है सेमी परमिएबल, एक है सेलेक्टिव परमिएबल, एक है डिफरेंशियली परमिएबल। सेमी परमिएबल है कि हमारी लिपिड जो बाय लेयर है ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल को आने देता है। जो ही नॉन पोलर आएगा ये बोलेगा अच्छा नॉन पोलर है, मेरा अपना बंदा है, आ जाओ। पोलर मॉलिक्यूल को नहीं आएगा, वो उसके ऊपर ही बाउंस करता रहेगा, कभी रास्ता ही ढूंढता रहेगा कहां से जाऊं। इसको बोलते हैं सेमी परमिएबिलिटी। तो लिपिड बाय लेयर की वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल हो जाती है। सेलेक्टिव परमिएबल बोलते हैं कि चीज़ों को अंदर आने की तब तक इजाज़त दी जाए जब तक सेल को ज़रूरत है। सेल को ज़रूरत है उस चीज़ को आने की इजाज़त दे रहा है, सेल को ज़रूरत नहीं उसको आने की इजाज़त नहीं दे रहा। ये जो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं ये प्रोटीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमिएबल बनाते हैं। तब तक अंदर आने देंगे जब तक सेल को उस मॉलिक्यूल की ज़रूरत है, ज़रूरत नहीं है वो बाहर ही रहेगा, चाहे वो जितना ही इंपॉर्टेंट क्यों ना हो। डिफरेंशियली परमिएबल साइज़ की बुनियाद पे होते हैं कि कभी बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल आ सकते हैं, बड़े नहीं आ सकते, तो इसको डिफरेंशियली परमिएबल ही बोलते हैं। तो जो लिपिड बाय लेयर है इसका फंक्शन है कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेमी परमिएबल बनाता है। मेम्ब्रेन प्रोटीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमिएबल बनाते हैं। सही है। ये सारे पॉइंट्स हो गए। अब हम आते हैं ग्लाइकोलिपिड ग्लाइकोप्रोटीन पे। ग्लाइकोलिपिड ग्लाइकोप्रोटीन सेल सिग्नलिंग के काम आता है। एक सेल दूसरे सेल से अटैच होगा या कोई बैक्टीरिया या कोई दूसरा सेल आके या कोई पार्टिकल यहाँ पर अटैच होगा तो वो कैसे रिकॉग्नाइज करेगा कि ये मेरा ही सेल है, मैंने इसके साथ अटैच होने हैं। इस काम के लिए ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन्स काम आते हैं। ठीक है। आज के लेक्चर के लिए मेरे ख्याल से आप ये सारा नॉलेज इतना आपके लिए काफ़ी है। कोई पॉइंट मेरे से रह गया हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर उसका इजहार करें। मुझे खुशी होती है जब मेरे स्टूडेंट्स मुझ में से कोई पॉइंट आउट करते हैं कि सर आपसे ये पॉइंट रह गया, तो ये मेरे लिए एक फीडबैक होता है कि मेरे स्टूडेंट्स सीख रहे हैं। कोई पॉइंट मुझसे रह गया कमेंट सेक्शन में उसका इजहार करें। वीडियो अच्छी लगी है तब भी इजहार करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों का शेयर करें और चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें। अपने बहुत बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।